सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सूचकांक। तो सूचकांक की आपकी आज की ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो यहीं से ही आएगा। ये बहुत बड़ी संभावना है, ठीक है। ऐसा मेरा अनुमान है कि प्रश्न यहीं से ही बनकर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, प्रश्न यहीं से ही आता है, ठीक है। तो अब की बार भी उम्मीद है कि प्रश्न यहीं से ही बनकर आएगा। और एक कल आपकी कोई किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी तो उसकी भरपाई आज की इस क्लास में हो जाएगी। ये थोड़ी क्लास बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम स्टैटिस्टिक की क्लासेस शुरू कर रखी है। तो उसमें हमारा टॉपिक है सूचकांक। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं जो हमारे सूचकांकों के प्रकार चल रहे थे उसी के अंदर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो विधियां हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारित समूही रीति, ठीक है। भारित समूह विधि भी इसे बोलेंगे हम, ठीक है। इसे व्यय रीति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे व्यय रीति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखिएगा। इसमें जो आपने मेन है, जो इस टॉपिक में आपके जो सूत्र है, आपने सूत्र याद रखनी है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, जो आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष की जो मात्रा है उसके आधार पर चालू वर्ष के व्यय तथा आधार वर्ष के व्यय की तुलना से सूचकांक ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है। P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। यहाँ पर P0 क्या है, आधार वर्ष का मूल्य है, Q0 क्या है, आधार वर्ष की मात्रा है, और P1 क्या है, चालू वर्ष का मूल्य है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक बात और भी ध्यान रखनी है कि चालू वर्ष में व्यय और आधार वर्ष में व्यय निकालते समय वस्तु की जो मात्रा की इकाइयां हैं हमेशा वो समान रखी जाती हैं। ये बात इसके अंतर्गत आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी आपने इसके जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि जो पारिवारिक बजट विधि है, पारिवारिक बजट विधि या मूल्य अनुपात की भारित विधि भी इसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मूल्य अनुपात निकाला जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाता है बाई चांस, वैसे तो चांस नहीं है, प्रश्न कहाँ से ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पहले वस्तु का मूल्य अनुपात निकाला जाता है, तो वो है पारिवारिक बजट विधि या मूल्य अनुपात की भारित विधि, ठीक है। इसके अंतर्गत पहले मूल्य अनुपात निकाला जाएगा, आर की वैल्यू पहले निकाली जाएगी, ठीक है। आर बराबर P1 बटे P0, P1 बटे P0 इंटू 100, ठीक है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में ये फॉर्मूला पुट होगा। अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसे समझा दूंगा। P01 बराबर सिग्मा RW बटे सिग्मा W, ठीक है। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब एक एग्जाम्पल से इसे समझिए। ये एक एग्जाम्पल है, एक तरफ वस्तु दी गई होगी आपको, एक तरफ 2020 में मूल्य आ गया, 2020 में मात्रा आ गई, और 2021 में मूल्य आ गया, ठीक है। तो अब ये हमें अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले 2020 में मूल्य है वो हमारा P0 हो जाएगा, और जो 2020 में मात्रा है वो Q0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 2021 में जो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य को P0 मानेंगे और प्रारंभिक मात्रा को Q0 मानेंगे, ठीक है। तो 2021 में जो मूल्य है वो हो जाएगा P1,
ठीक है। अब इसमें हमने फॉर्मूले में देखा था कि इसमें लिखा था फॉर्मूले में सिग्मा आर डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आर है आर की वैल्यू निकाल लेंगे और ये डब्ल्यू है डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए डब्ल्यू कैसे ज्ञात होगा, जो भार है, ठीक है, यानी कि भार, ठीक है। देखिए इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये P0 और Q0 का आपस में इनकी जो वैल्यूज़ है उनका गुणा किया जाएगा। तो P0 के वैल्यू 10 है, Q0 के वैल्यू 3 है, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। इसी प्रकार 8 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब इनका सिग्मा W यानी कि इनका योग कर लिया जाएगा तो हमारा ये योग इनका हो जाएगा 46। इसके बाद में R की वैल्यू निकाली जाएगी। तो R की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा P1 बटे P0 इंटू 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए P1 कितना है 10, ठीक है, P0 कितना है 10, 10 बटा में 10, 10 से 10 कट गया तो बचा क्या 100। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे तो P1 कितना है, P1 है 16, ठीक है, और P0 जो है वो है 8, भाग करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200। ये हमारे पास वैल्यू आ गई R की, तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था सिग्मा आर डब्ल्यू बटा में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार हम आर डब्ल्यू का गुणा कर देंगे। तो ये जो 30 है इसका गुणा कर देंगे 100 के साथ और 16 को गुणा कर देंगे 200 के साथ, तो इस 3000 और ये हो जाएगा 3200। अब सिग्मा आर डब्ल्यू इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6200, इधर हम सिग्मा डब्ल्यू करेंगे तो आएगा 46। फिर हमारा जो फॉर्मूला है ये वैल्यू उसके अंदर इनके मान जो है हम रख देंगे और जब इसको हम कैंसिल करेंगे काटेंगे तो हमारे पास जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो वैल्यू है वो आएगी 134.78, ठीक है। तो ये मूल्य अनुपात की भारित मध्य विधि थी, इसी जिसे पारिवारिक बजट विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे लास्पेयर हो गया, पासे हो गया, बाउले का सूचकांक हो गया, ठीक है, डोबिश का हो गया, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, फिशर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले लास्पेयर की सूचकांक विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें आधार वर्ष की मात्रा को भार माना जाता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो लास्पेयर की सूचकांक विधि है उसमें आधार वर्ष की मात्रा को भार माना जाता है और इसके अंतर्गत फॉर्मूला क्या लगेगा, तो P01 बराबर, ठीक है, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फॉर्मूला इसका आपने याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो लास्पेयर की सूचकांक विधि में P01 बराबर यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे P0 Q0 इंटू 100, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, पासे की सूचकांक विधि। देखिए पासे की सूचकांक विधि में क्या है, इस विधि में चालू वर्ष में वस्तु की मात्रा को भार माना जाता है। इसमें ध्यान रखना जो पासे की सूचकांक विधि है उसमें चालू वर्ष में, ठीक है, चालू वर्ष में वस्तु की मात्रा को भार माना जाता है, ठीक है, और चालू वर्ष की उपभोग मात्रा को आधार माना जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो पासे की सूचकांक विधि है उसमें जो चालू वर्ष की उपभोग मात्रा है उसे आधार माना जाता है। प्रश्न बन के आ सकता है कि जो पासे की सूचकांक विधि है उसमें आधार किसे माना जाता है, तो चालू वर्ष की उपभोग मात्रा को, चालू वर्ष की उपभोग मात्रा को आधार माना जाता है। अब इसके फॉर्मूलों की बात करें तो P01 बराबर इसमें क्या आएगा, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। लास्पेयर वाले से और इसमें क्या अंतर है कि मैं आपको अंतर बता दूं कि उसमें आपके क्या है Q0 है और इसमें Q1 है, यही इसमें
मुख्य अंतर है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपना अगला इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें डॉर्विश एवं बाउले की विधि, इसमें क्या किया जाता है कि जो लास्पेयर और पासे की कीमत सूचकांक है उनका समांतर मध्य प्राप्त किया जाता है। यानी कि पहले जो है लास्पेयर और पासे का सूचकांक, उन दोनों विधि से इनका सूचकांक ज्ञात कर लिया जाता है, उसके बाद में उनका मध्य ज्ञात किया जाता है। यानी कि ये लास्पेयर का सूचकांक और ये पासे का सूचकांक, और जो भी इनकी वैल्यू, जैसे मान लो लास्पेयर की आई हुई है 50 वैल्यू, ठीक है, और पासे की आई हुई है 40 वैल्यू, ठीक है, तो इनका योग करके 2 का भाग देकर इनका मध्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, पहले तो इसमें ये फाइंड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसमें जो फॉर्मूला अपने यूज होगा, तो यहाँ पर देखिए मुख्य एक तो ये है और एक ये है। अब यहाँ पर देखिए कि ये है हमारा, इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0, ये यहाँ पर Q0 है। ठीक है, क्योंकि ये लास्पेयर का, एक साइड में लास्पेयर का और दूसरी साइड में इसमें आपके जो पासे का यूज होगा। ठीक है, तो P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटा में सिग्मा P0 Q1, ये आ गया इसमें पासे का। ठीक है, ये इसमें आ गया लास्पेयर का पहले। ठीक है, क्योंकि इनका मध्य ज्ञात किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो डॉर्विश और बाउले की सूचकांक की विधि है उसमें जो है पासे लास्पेयर दोनों की सूचकांक का समांतर माध्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट फिशर का जो आदर्श सूचकांक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसे आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है, ये भी हम बात करेंगे। देखिए फिशर का आदर्श सूचकांक, ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फिशर सूचकांक विधि है, फिशर सूचकांक विधि है, ये लास्पेयर व पासे सूचकांक विधि का गुणोत्तर माध्य होता है। ये क्या होता है, जो लास्पेयर और पासे सूचकांक विधि का ये गुणोत्तर माध्य होता है। ये क्या होता है, फिशर की जो सूचकांक विधि है वो लास्पेयर और पासे का सूचकांक का विधि का ये गुणोत्तर माध्य होता है। फिशर का जो आदर्श सूचकांक श्रेष्ठ माना जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा सूचकांक जो है वो आदर्श माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिशर का जो है वो आदर्श सूचकांक, फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है या श्रेष्ठ माना जाता है। इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा सिग्मा। तो इसमें अब आगे देखिए, इसमें लास्पेयर का सूचकांक, तो इस साइड में ध्यान से देखिए, अगर आप इन्हें आपस में जोड़ते हुए चलोगे तो ये याद करने बड़े आसान हो जाएंगे। और इस पर भी मैं एक अलग से ट्रिक के हिसाब से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। आपने स्टार्टिंग में याद कौन सा करना है, आपके लास्पेयर का, बस एक लास्पेयर का अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपके पासे का हो जाएगा, और डॉर्विश और बाउले है वो भी हो जाएगा, और फिशर का भी हो जाएगा, और आगे जितने आएंगे वो भी हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक की क्लास और बना दूंगा। अब इसमें देखिए कि इसमें हमने पढ़ा है कि यह लास्पेयर और पासे सूचकांक विधि का गुणोत्तर माध्य होता है। तो इसमें इस साइड में देखिए, जो लास्पेयर का सूचकांक है, लास्पेयर का सूचकांक है वो है, और इधर जो पासे का है वो है। ठीक है, और रूट लग जाएगा, यानी कि इसका गुणोत्तर माध्य होता है, गुणा में 100 लगेगा, ये ध्यान आपने रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें बात करते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है, ये संगणक की भर्ती में आया हुआ है 2018 में। तो हो सकता है ऐसा भी कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको क्या होगा, आधार वर्ष की कीमत दे दी, आधार वर्ष की मात्रा दे दी, प्रचलित वर्ष की कीमत दे दी और प्रचलित वर्ष की मात्रा दे दी। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि हमें इसे सोल्व कैसे करना है। तो देखिए,
यहाँ पर देखिए जो आधार वर्ष की मात्रा है उसे हम Q0 लेंगे, आधार वर्ष की जो कीमत है उसे हम P0 लेंगे, प्रचलित वर्ष की जो मात्रा है उसे हम Q1 लेंगे और प्रचलित वर्ष की जो कीमत है उसे हम P1 लेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला आपका जैसा जैसा बोलता है वो आपने इसके खंड कर लेने हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा था कि P0 इंटू Q0, ठीक है। जैसे फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने देखा था कि सिग्मा P1 Q0 बटा में सिग्मा P0 Q0। तो आपने क्या करना है, एक तो ये इसी प्रकार गुणा में क्या था, गुणा में था सिग्मा P1 Q1 बटा में सिग्मा P0 Q1। तो एक ये इसके 4 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, जैसे ये 4 पार्ट बन गए P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 फिर P1 Q1, ठीक है। सबसे पहले P0 Q0 है, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। 50 का 8 के साथ करेंगे 400, 50 का 2 के साथ करेंगे तो 30, 20 का 1 के साथ करेंगे 20, 10 का 2 के साथ करेंगे 20, 40 का 1 के साथ करेंगे 40, इस प्रकार। उसके बाद में इसमें क्या कर लिया जाएगा, इनका योग कर लिया जाएगा, सिग्मा P0 Q0 इनका योग कर लिया जाएगा। इसी प्रकार जो है आगे P0 Q1 यानी कि P0 Q1 का आपस में गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो अब इनका गुणा करेंगे तो 60 का 8 के साथ करेंगे 480, 10 का 2 के साथ करेंगे 20, 25 का 1 के साथ करेंगे 25, 8 का 2 के साथ करेंगे 16, 30 का 1 के साथ करेंगे 30, फिर इनका वही सिग्मा P0 Q1 इनका योग कर लेंगे। और इसी प्रकार जो है हम P1 इंटू Q0 और P1 इंटू Q1 आपस में इनका जो है गुणा करके हम इनका योग करके नीचे लिखेंगे। इसके बाद में ये जो वैल्यूज हमारी आई हुई हैं, ठीक है, ये वैल्यू जो इनकी आई हुई हैं, ठीक है, ये वैल्यू इनकी आई हुई है, इनका हम इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बात करें सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू आई है 1380, ठीक है, और P0 Q0 की आई हुई है 510। इसी प्रकार ये वैल्यू पुट करने के बाद इसे हम सोल्व कर लेंगे। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 266.7, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि फिशर का जो सूचकांक है वो आदर्श सूचकांक क्यों कहलाता है, ठीक है। तो इसके हम गुण की बात करते हैं, इसकी विशेषता की बात करते हैं कि इसे आदर्श सूचकांक है वो क्यों कहा जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि फिशर ने क्या किया कि सबसे पहले फिशर ने 134 सूत्रों का गहन अध्ययन किया था, ठीक है। और इन 134 सूत्रों का गहन अध्ययन करने के बाद जो है इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, ठीक है। 134 सूत्रों का गहन अध्ययन करने के बाद इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, ठीक है। यह सूचकांक जो है परिवर्तनशील भारों पर आधारित है, ध्यान रखना है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सूचकांक है फिशर का आदर्श सूचकांक है, ठीक है, ये परिवर्तनशील भारों पर आधारित है, ठीक है। फिशर का जो आदर्श सूचकांक है ये उत्क्राम्यता जांच में पूर्णतया सफल उतरता है, ठीक है। उत्क्राम्यता जांच के अंतर्गत आपके एक तो आएगा समय, ठीक है, समय उत्क्राम्यता, और एक आता है इसमें आपके तत्व उत्क्राम्यता, ठीक है। तो इन दोनों ही जांच में जो है फिशर का जो सूचकांक है वो पूर्णतया सफल उतरता है, ठीक है। और फिशर के सूचकांक में वे सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक आदर्श सूचकांक कहलाने के लायक हो, ठीक है। और इस सूचकांक में क्या होता है, इसमें आधार वर्ष तथा प्रचलित वर्ष के मूल्य व मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इस सूत्र में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। इस सूत्र में क्या किया जाता है कि
आधार वर्ष और प्रचलित वर्ष की मूल्य और मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है पक्षपात नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो फिशर का सूचकांक है वो आदर्श सूचकांक कहलाता है। अब इसके कोई भी अगर वस्तु है या व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, अगर उसमें कोई गुण है तो उसके कोई दोष भी अवश्य होंगे। तो अब इसके हम दोष की बात करते हैं। तो दोष के अंतर्गत बात करें तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए कि जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है क्योंकि इन जो सूचकांकों में भार तुलनात्मक अवधियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और वस्तु की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध न होने पर सूचकांक की रचना नहीं की जा सकती है। ये इसके मुख्य जो दोष थे वो थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मार्शल और एजवर्थ की सूचकांक विधि है उसके बारे में। मार्शल एजवर्थ सूचकांक के अंतर्गत क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूले की बात करें तो P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटा में सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। इसमें ये फॉर्मूला जो आपका यूज होगा, याद रखना है आपने अच्छे से मार्शल एजवर्थ सूचकांक में, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या फॉर्मूले वगैरह ही पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे केल्ली का सूचकांक। अब केल्ली का सूचकांक के अंतर्गत देखिए कि इसमें आधार वर्ष व चालू वर्ष की मात्राओं को भार मानना आवश्यक नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा सूचकांक है जिसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष की मात्राओं को भार मानना आवश्यक नहीं होता है। तो ऐसा सूचकांक वो केल्ली का सूचकांक होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक वर्षों की मात्रा ली जाती है। इसमें देखिए अगर 2 वर्षों की मात्रा दी गई है तो हमें क्या होगा, यहाँ पर जो है औसत मात्रा निकालनी होगी। जैसे मान लीजिए कि 2 वर्षों की मात्रा दी है तो हम क्या करेंगे, Q1 Q0 पहले वर्ष की मात्रा और दूसरे वर्ष की मात्रा और उन पे भाग दे देंगे अपने 2 का, ठीक है। इसके बाद में इसके अंतर्गत जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो ये P01 ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये नीचे वाला सही है। तो इसमें आएगा P01 बराबर सिग्मा P1 Q बटे सिग्मा P0 Q। ये जो यहाँ पर सीधा Q है ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ना Q0 है ना यहाँ पे Q1 है, यानी कि ये जो Q की ये जो वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है, ये इनका योग करके जितनी भी मात्राएं दी गई है उनकी औसत मात्राएं निकाली जाती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 वर्ष की से अधिक या 3 वर्ष की मात्राएं दी गई होती या 3 से अधिक दी गई होती तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आगे और मात्रा दी जाती तो हम उनका भी हम इस पे करके तो फिर ये कितने हो जाता, 3 का हम इस पे भाग देते क्योंकि फिर हमारे पास 3 वर्षों की मात्राएं होती और उनका औसत निकालते, ठीक है। और फिर ये Q की वैल्यू हमारे पास आती और इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते, ठीक है। तो सिग्मा P1 Q बटे सिग्मा P0 Q इंटू 100, ठीक है। तो ये केल्ली की सूचकांक विधि हो गई। इसके बाद में हम लास्ट और अंतिम बात करते हैं जो वाल्स सूचकांक है, सॉरी इसके बाद में और भी है वाल्स सूचकांक। इसमें देखिए इसमें जो फॉर्मूला पुट होगा, सबसे पहले तो इसमें देखिए इसमें है क्या, इसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष में प्रयोग की गई मात्रा के गुणोत्तर भारित समूह के भार के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, P01 बराबर Q0, ठीक है, Q0 फिर अंडरूट Q1 P1 बटे Q0 फिर अंडरूट Q1 P0। ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा वाल्स सूचकांक विधि के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मात्रा सूचकांक की। पीछे हमने भारित जो सूचकांक थे इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मात्रा सूचकांक है उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए मात्रा सूचकांक
उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए जो है मात्रा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, मूल्य के स्थान पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है, मूल्य के स्थान पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अगर फॉर्मूले की बात करें तो चालू वर्ष में मात्रा बटा में आधार वर्ष में मात्रा, चालू वर्ष में मात्रा बटा में आधार वर्ष में मात्रा गुणा 100 गुणा में 100, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं Q1 बटे Q0 इंटू 100, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें आगे मूल्य या अर्ध सूचकांक, ठीक है, मूल्य या अर्ध सूचकांक, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इसमें दो अवधियों के मूल्यों को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऐसा कौन सा सूचकांक है जो दो अवधियों के मूल्यों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम मूल्य या अर्ध सूचकांक कहते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये फॉर्मूला जो है इसमें यूज होगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ऐसा अनुमान है कि प्रश्न भी यहीं से ही आएगा। तो क्लास में अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। जो इससे आगे की क्लास है उसमें हम जो परीक्षण होते हैं, उत्तमता के परीक्षण, ठीक है, कोई भी सूचकांक है उसकी उत्तमता के जो परीक्षण है, जो मैंने बात की थी थोड़ी सी, कि जैसे समय उत्क्राम्यता है और तत्व उत्क्राम्यता है, चक्रीय परीक्षण है, इकाई परीक्षण है, आगे की क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। उसके बाद में इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों की हम एक क्लास लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपकी क्विज़ेज वगैरह होती रहती हैं। कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी या कोई भी जानकारी आपको वहीं पर दी जाती है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।